नमस्कार प्यारे बच्चों, फ्लैश एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदू नववर्ष की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, चैत्र नवरात्रि की भी सबको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा उन सारे बच्चों पे हो जो साल भर बहुत अच्छे से मेहनत किए। नीट का एग्जाम उनका आने वाला है। इसी दिशा में द फ्लैश एकेडमी की टीम आप लोग के लिए लेके आया 5 साल का पेपर का सोल्यूशन। ये आपके लिए PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग खुद सॉल्व करवाने वाले हैं। वादा किया था, निभा जरूर रहे। गौर से बने रहिएगा। केमिस्ट्री पेपर का आप सोल्यूशन देख रहे हैं। यस, नीट यूजी 2023 का क्वेश्चन है। नीट यूजी 2023 में सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं ये हमारे सिलेबस से इस बार हट चुका है। वैसे ये मॉडरेट क्वेश्चन था। मैं देखो किसी भी क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में रखूंगा। जो बिल्कुल चुन्नू क्वेश्चन थे, जो बिल्कुल मजेदार क्वेश्चन है, उनको मैं ये स्माइली बनाऊंगा। ठीक है, जो मॉडरेट क्वेश्चन है उसमें ये वाला स्माइली रहेगा और जो थोड़े टफ क्वेश्चन है ये वाला रहेगा। ठीक है, तो ये 3 इमोजीज का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। इससे आपको पता चल जाएगा। लास्ट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितने क्वेश्चन इजी थे, कितने क्वेश्चन मॉडरेट थे और कितने क्वेश्चन टफ थे। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। पूरी पेपर का वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले लिखा हुआ है, असर्शन है, मेटेलिक सोडियम डिजोल्व्स इन लिक्विड अमोनिया। तो सोडियम को जब लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व किया जाता है प्यारे बच्चों, तो अमोनिएटेड मेटल कॉम्प्लेक्स बनता है और साथ ही साथ अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बनता है। इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ये पैरामैग्नेटिक होता है, साथ ही साथ ब्लू कलर अपीयर होने लगता है। सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो जाता है। आफ्टर सम टाइम्स, थोड़ी देर बाद होगा क्या प्यारे बच्चों? सोडियम जो है अमोनिया से रिएक्ट करके NaNH2 सोडियम अमाइड बनाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को क्या करने लगता है? रिलीज करने लगता है। जैसे ही अमाइड का फॉर्मेशन होता है, पैरामैग्नेटिक डिक्रीज हो जाती है और जो ब्लू कलर होता है वो डिसअपियर हो जाता है। ब्लू कलर क्या हो जाता है? डिसअपियर होता है। बातें साफ साफ NCERT में लिखी हुई है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ें, मेटेलिक सोडियम डिसॉल्व्स इन लिक्विड अमोनिया गिविंग अ डीप ब्लू सोल्यूशन विच इज पैरामैग्नेटिक। बिल्कुल करेक्ट है। द डीप ब्लू सोल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। बिल्कुल गलत है। अमाइड की वजह से तो ब्लू कलर गायब हो रहा है। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन फॉल्स है। आंसर हमारे पास जाने वाला है कौन सा बेटा? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो पहला तो बिल्कुल आपने देख लिया, ये सोल्यूशन तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है बॉस, दूसरे क्वेश्चन की देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, फिजिकल केमिस्ट्री का। द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सोल्यूशन। सेंटी मतलब होता है 1/100 और ये मोलर सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन दिया इसको देख करके सेंटी मत हो जाना, क्योंकि इस कंसंट्रेशन का आगे कोई यूज नहीं होने वाला। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ऑफ KCl सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.0210 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यस, ये मेरे पास कप्पा की वैल्यू दी हुई है 0.0210 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। आगे बोला गया है एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग द सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 60 ओम। आर की वैल्यू दी हुई है 60 ओम। हमसे पूछा है सेल कांस्टेंट क्या है वो बताओ। सेल कांस्टेंट को ना L/A भी बोलते हैं। आपको पता है कप्पा इक्वल्स टू होता है 1/R L/A। L/A को सेल कांस्टेंट बोला जाता है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। L/A इक्वल्स टू हो जाएगा कप्पा इंटू आर। कप्पा की वैल्यू है 0.0210, आर की वैल्यू है 60। यूनिट देखेंगे ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और ओम, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 0.2 है ना, 6 दूनी 12 यानी 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स। ये आंसर आ जाएगा, यानी आंसर हमारे पास होने वाला है 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करना था और 2 को मल्टीप्लाई करना था। इस पेपर में ये देखा गया है प्यारे बच्चों, आप फिजिकल केमिस्ट्री से डरते बहुत हो। फिजिकल केमिस्ट्री में ये देखा गया है कि हमारे पास में जो भी क्वेश्चन आए हैं फिजिकल के, वो बड़े आसान से क्वेश्चन थे। जो टफ क्वेश्चन, जो घुमाने वाले क्वेश्चन थे मॉडरेट और टफ कैटेगरी में, वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के क्वेश्चन थे। तो फिजिकल का क्वेश्चन है हमारे लिए ये आसान है। बोलो आसान है? यस सर आसान है। पहला वाला ये इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन, ये थोड़ा मॉडरेट की कैटेगरी में है, NCERT से डायरेक्ट उठ के आया हुआ था।
52 क्वेश्चन के बाद में हम लोग 53 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगेन फिजिकल केमिस्ट्री का एक आसान क्वेश्चन है। फॉर अ सर्टन रिएक्शन रेट इक्वल्स टू k a to the power 2 b when the initial concentration of A is triple keeping concentration of B constant, the initial rate का क्या होगा, ये बोला गया है क्वेश्चन में। इनिशियली केमिकल काइनेटिक्स का आसान क्वेश्चन आपने बड़े बड़े कर रखे। R1 इक्वल्स टू सपोज मैंने लिखा k a to the power 2 और ये रहा b, ठीक है। आफ्टर सम टाइम्स या एट t टाइम, किसी t टाइम पर R2 निकालना है मुझे। रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा, आपको मालूम है। A जो है इनिशियल का कितना हो जाता है बेटा, ट्रिपल हो जाता है, 3 टाइम्स होता है, तो 3 a to the power हो जाएगा 2 और B को कांस्टेंट रखा गया, यानी कि ये होगा B। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा k, 3 का स्क्वायर होगा 9 a to the power 2 इंटू B। अरेंज करके लिखूंगा 9, ये हो जाएगा k a to the power 2 इंटू B। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ध्यान से देखो, उससे ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से मिल रही है, R2 इक्वल्स टू 9R1, यानी कि जैसे ही मैं A के कंसंट्रेशन को ट्रिपल करता हूँ, B के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख के, जो रेट होती है वो इनिशियल रेट का 9 टाइम्स हो जाता है। तो आंसर होगा हमारे पास इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 9, यानी डंके की चोट पे आंसर 2 जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था फिजिकल केमिस्ट्री का, यहां पर भी बोलने का मन कर रहा है मुझे, आसान है क्योंकि इजी क्वेश्चन यहां से आया हुआ है और आपने इससे बड़े बड़े क्वेश्चन मेरे क्लासरूम प्रोग्राम में कर रखे। ठीक है, चलिए 53 के बाद 54th क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यस, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बच्चा देख करके साइज डर जाता है। मेरे लिए तो इजी है, लेकिन बच्चों के हिसाब से मैं अगर पूछूं तो इसको मॉडरेट की कैटेगरी में रखना ज़्यादा सही होगा। देखो, सबसे पहले ये कोई ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है, इसकी रिएक्शन जिंक एमलगम HCl से कराई जा रही है। आपको पता है जिंक एमलगम HCl एक नेमिंग रिएक्शन है जिसे क्लीमेंसन रिडक्शन कहा जाता है। अगेन नेमिंग रिएक्शन की वीडियो की प्लेलिस्ट रेडी हो रही है, जल्द ही वो अपलोड होने लगेगी। अभी 4 से 5 वीडियो उसमें अपलोड हो चुका है और नेमिंग रिएक्शन का फ्लैश एकेडमी की तरफ से आपको क्या दिया जा रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा सप्लीमेंट जो है, ये मेरा जो बुकलेट है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। हमारे सेंटर में आकर जो बच्चे भिलाई में रहते हैं कलेक्ट कर लें, ठीक है। ऑर्गेनिक बिल्कुल मेरे हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स है और ये हमने बहुत सिस्टमेटिक बनाया हुआ है। इसकी पूरी वीडियो की आपको मिलेगी, वीडियो लाइब्रेरी मिलेगी, पूरी नेमिंग रिएक्शन को आप समझ सकते हैं और इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन में हो क्या रहा है, देखो ये मेरे पास कार्बोनिल पार्ट है और ये देखो ये पूरा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट मैं बनाने जा रहा हूँ जो एग्जाम में आया हुआ है, ठीक। इसकी रिएक्शन जिंक एमलगम HCl से करते हैं तो क्लीमेंसन रिडक्शन होगा। क्लीमेंसन रिडक्शन में जो कार्बोनिल पार्ट है वो अटैकिंग साइट होता है रिएक्शन का और इसका रिडक्शन होकर के ये अपने एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो रिडक्शन होने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक, इस हिसाब से आंसर हमारा कौन सा जाएगा प्यारे बच्चों, 4th जाने वाला है। आंसर क्या जाएगा प्यारे बच्चों, 4th जाने वाला है। ये क्वेश्चन मॉडरेट की कैटेगरी में था, लेकिन हमारे क्लासरूम के बच्चों के लिए बड़ा आसान क्वेश्चन था, तो आंसर क्या जाएगा प्यारे बच्चों इसका, 4th। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं ना स्टार्टिंग क्लास की कैसे करता हूँ, मैं अपने क्लासरूम की स्टार्टिंग करता हूँ बेसिक केमिस्ट्री पार्ट 1 से। ये क्वेश्चन वहीं से उठ के आया है। जब मैं स्टार्टिंग में बेसिक केमिस्ट्री करवाता हूँ तो लोगों को लगता है कि ये तो कोई NCERT का चैप्टर नहीं है, सर तो पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन देखो बेसिक केमिस्ट्री जो आपके केमिस्ट्री की नींव है, जो फाउंडेशन है, जो ब्रिज कोर्स होता है 12th टू ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए, वो करवाते हैं। और आज के पेपर में आप देखिएगा 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ से आए हुए हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनस कैटालिसिस, मतलब हम कोई कैटलिस्ट लेंगे और ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट का फेज होगा। यहाँ मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन 2 टाइप की होती है। एक होता है कौन सा बेटा, होमोजीनस, और एक होता है हेट्रोजीनस। होमोजीनस वो होता है जिसमें फिजिकल स्टेट सारे सेम रहेंगे, हेट्रोजीनस वो होगा जिसमें फिजिकल स्टेट डिफरेंट रहेंगे। एक एक करके देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, शुगर होता है सुक्रोज C12H22
O11, ये एक्वस फेज में लिया जाता है, सॉलिड होता है। इसकी रिएक्शन कैटेलाइज बाय हाइड्रोजन, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं यानी पानी जोड़ रहे हैं, पानी जोड़ रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। H प्लस भी एक्वस के फेज में होता है, तो ये C6H12O6 एक्वस प्लस C6H12O6 एक्वस में टूट जाता है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, ये आप देखेंगे सबका फिजिकल स्टेट सेम है, कैटलिस्ट हो या रिएजेंट हो, सबका फिजिकल स्टेट सेम है, तो ये तो होमोजीनस है, रिएक्शन है। दूसरा देखेंगे डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, ओजोन गैस का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस। मैं मेरे क्लासरूम में बच्चों को डोज नंबर 5A बार बार पढ़ने की सलाह देता हूँ, बच्चा वहाँ से कंफ्यूज हो जाता है। देखो P ब्लॉक से वही रिएक्शन आया, ओजोन की रिएक्शन NO से कराएंगे तो ओजोन तो O2 गैस में बदल जाएगा और NO जो है NO2 में क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी। ओजोन का हुआ है रिडक्शन और NO ने खुद को कर लिया है बेटा ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो गौर से देखिएगा यहाँ पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है, ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, तो ओजोन O2 और NO2 में टूट जाता है। इस रिएक्शन में चाहे रिएजेंट हो चाहे कैटेलिस्ट जो NO हमने लिया है, ये सारे ही सेम फेज में है, यानी ये भी होमोजीनस रिएक्शन को बताता है या होमोजीनस कैटेलाइजेशन को बताता है। ठीक है बॉस, तो पहला तो आंसर नहीं है, हमें हेट्रोजीनस पूछा, दूसरा भी नहीं है। तीसरा पूछा गया है कॉम्बिनेशन बिटवीन डाइनाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन। ठीक है, इनको कंबाइन किया जाता है तो अमोनिया गैस बनती है, हर बच्चे को पता है। और अमोनिया गैस बनने में यहाँ पर क्या लिया गया है बेटा, अमोनिया गैस बनने में इन प्रेजेंस ऑफ फिनली डिवाइड आयरन, आयरन लिया गया, आयरन सॉलिड है। आप देखेंगे जो कैटलिस्ट लिया गया है वो अलग फेज में है, डिफरेंट फेज में है, तो ये हेट्रोजिनस कैटलिसिस का एग्जाम्पल है। तो इस वजह से आंसर हमारा क्या जाने वाला है बेटा, आंसर हमारे जाने वाला है 3। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी देख ही लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में यहाँ NO काम में लेते हैं, ये लेने पर ये SO3 गैस में इसे कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, चलिए ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस रिएक्शन में भी आप देखेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, सबके फिजिकल स्टेट क्या है बच्चों, सेम है, तो ये भी होमोजेनस कैटालिसिस का एग्जांपल है। आंसर हमारा जाएगा 3। मॉडरेट क्वेश्चन मैं मानूंगा इसे, क्योंकि बच्चा मेन टाइम में कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, और ये वर्डिंग्स में लिया हुआ है, इसके लिए उनको रिएक्शन लिखना पड़ेगा, और रिएक्शन लिखने के लिए NCERT में कमांड होना बहुत जरूरी है। तो आंसर इसका क्या जाने वाला है बेटा, 3 जाने वाला है। चलिए बॉस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केमिकल बॉन्डिंग से बड़ा आसान सा क्वेश्चन आया इनऑर्गेनिक डोजेस से। गौर से देखो, असर्शन रीजन का एक और क्वेश्चन, हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग एपरेटस। NCERT में लिखा हुआ हीलियम का यूज है। जो डाइविंग एपरेटस होता है, गोताखोर जो होते हैं, उसमें हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सीजन को डाइल्यूट रखने के लिए। ठीक है, हीलियम हैज़ हाई सॉल्युबिलिटी इन O2, बिल्कुल गलत बात। हीलियम इनर्ट गैस है, वो O2 में सॉल्यूबल नहीं होगा, अगर होने लग जाएगा तो लफड़ा हो जाएगा, फिर डाइविंग एपरेटस बन ही नहीं पाएगा। तो एसर्शन तो हमारा करेक्ट है, प्लस रीज़न क्या है हमारा गलत है, तो आंसर हमारे पास जाने वाला है A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स। NCERT का फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, जिन्होंने NCERT पढ़ रखा होगा उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बॉस, अगला इजी क्वेश्चन अगेन केमिकल बॉन्डिंग का, पहले ही स्माइली बना देता हूँ। ऑलमोस्ट नहीं, क्या दिया हुआ है बेटा, एमंगस द फॉलोइंग द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज नॉट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम इन इट्स आउटर मोस्ट शेल इज। ये हमारे पास में लुइस ऑक्टेट रूल के क्वेश्चन है। मैंने इसको देखने का तरीका बताया था, NH3 मॉलिक्यूल है, NH3 के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो NH3 के वैलेंस, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 छोड़ दो तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3 टर्मिनल एटम रखे हैं तो 5, 6, 7, 8। इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। कौन बेटा, अमोनिया। ठीक है, चलिए बॉस, दूसरा देखते हैं कौन बेटा, AlCl3। एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बोरॉन के पास जाओ, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, 2 छोड़ दो कितने बचे, 3 प्लस 3 टर्मिनल एटम है तो 3 और 3 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट इसका क्या है बेटा, इनकम्प्लीट। तो एक तो ये मिला मुझे काम का चीज,
दूसरा BeCl2 है, ये भी हाइपोऑक्टेट कंपाउंड। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, 2 छोड़ दो कितने बचे 2, और 2 तो टर्मिनल एटम है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4, यानी कि इसका भी ऑक्टेट क्या है बेटा, इनकम्प्लीट है। चलिए बॉस, BeCl2 के बाद CCl4 देखते हैं। CCl4 कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 2 छोड़ दो कितने बचे 4, प्लस कार्बन के वैलेंस, कार्बन टर्मिनल एटम कितने लगे हैं 4, तो टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसका ऑक्टेट क्या है बेटा, कंप्लीट है। ये हमारे काम का नहीं है, अभी तक तो 2 हो गए। फिर PCl5 देख लेते हैं। फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए नाइट्रोजन के पास जाओ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 2 छोड़ दो कितने बचे 5, प्लस 5 टर्मिनल एटम लगे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन से, हाइपर ऑक्टेट या सुपर ऑक्टेट कंपाउंड है, यानी ये ऑक्टेट ज़्यादा हो गया, 8 से ज़्यादा हो गया, तो ये भी हमारे पास काम का है। हमें पूछा गया है इनमें से कितने स्पीशीज ऐसे हैं जिनमें सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, 8 से ज़्यादा भी और कम वाले कंसिडर करना है। तो AlCl3 कम है, BeCl2 कम है, PCl5 ज़्यादा है, तो ऐसे टोटल 3 स्पीशीज़ हैं NH3 में, AlCl3 में, BeCl2 में, CCl4 नहीं है और PCl5, NH3 भी नहीं है, तो हमारे पास होंगे कौन बेटा 3, तो आंसर जाएगा बेटा मेरे पास में 4 में 3 लिखा है, समझ में आ रही बात, आंसर 4 जाएगा, 4 में 3 लिखा हुआ है। तो 3 हमारे पास स्पीशीज ऐसे हैं जिनमें क्या नहीं है बेटा, जिनका ऑक्टेट, जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, जिनके पास 8 से ज़्यादा या 8 से कम इलेक्ट्रॉन है। इजी क्वेश्चन है 57। आते हैं अगेन 58th क्वेश्चन के पास, बहुत आसान क्वेश्चन है, 12th का बच्चा 11th का बच्चा जो पढ़ रहा है वो आंसर दे देगा। सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT का ये क्वेश्चन है। हमारे पास में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में एटॉमिक नंबर 7 या 7 से कम है, तो हमारे पास में होगा, मेरे साथ साथ बोलो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। फिर क्योंकि 7 या 7 से कम है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर आ जाता है पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। फिर उसके बाद आ जाता है पाई स्टार 2px, ये एज इट इज़ रहता है, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ये इनका एनर्जी लेवल होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का। यहाँ कोई एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे क्लास वाले बच्चों के लिए ये मजाक चीज़ है, मैं वापस से बता रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मजाक नहीं, ठीक है। तो ये आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, आप तैयारी कर लें। यहाँ से यहाँ तक एनर्जी लगातार बढ़ती है, एनर्जी बराबर फिर इंक्रीज, फिर एनर्जी बराबर फिर इंक्रीज। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, मैच करो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz आया, ये नहीं चलेगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz नहीं चलेगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या आएगा बताओ, पाई 2px, पाई 2py, फिर पाई स्टार 2, ये गलत हो गया, तो आंसर चौथा ही जाना है, चेक कर लो, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, फिर क्या आएगा, सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz, यानी आंसर जाएगा 4th। बड़ा आसान सा सड़ा सा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। 58 के बाद 59th है, बड़ा एक इजी सा क्वेश्चन है, NCERT है और आप पढ़ते भी हैं तो आपके लिए बड़ा आसान होगा। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, कोक है, डायमंड है, पी ब्लॉक का क्वेश्चन, फुलिरिन है और ग्रेफाइट है। देखो सबसे पहले तो जो कोक है, कार्बन एटम आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यूज एज अ ड्राई लुब्रिकेंट। अच्छा, ड्राई लुब्रिकेंट आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है बेटा, ग्रेफाइट, तो डी का आंसर तो 2 होगा, डी का आंसर 2 है, यानी फर्स्ट और फोर्थ तो निरस्त भवा हो गए, ठीक है। चलो साहब, फुलिरिन, फुलिरिन के केज लाइक स्ट्रक्चर है, यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट है, डायमंड है, कार्बन एटम आर sp3। तो देखो डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन को सॉरी नहीं बोलता, वो बोलता है आगे और बॉन्ड बनाओ, और इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा, sp3, कोवेलेंट जाइंट मॉलिक्यूल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो डायमंड के लिए क्या होगा बेटा, बी का होगा फर्स्ट, तो बी का 1 यहाँ पर भी है, बी का 1 यहाँ पर भी है, लेकिन हमने तो ये काट रखा है, तो आंसर हमारे पास जाने वाला है 2। बड़ा आसान क्वेश्चन था, ठीक है। फुलिरिन जो होगा वो केज लाइक स्ट्रक्चर होगा, और कोक का इस्तेमाल आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई जगह एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी कर रखे हो। तो यहाँ तक तो हमने बड़े बड़े आसान क्वेश्चन देख लिए।
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं है। 60 क्वेश्चन में आ जाते हैं। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पिरिडिन रेस्पेक्टिवली। केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, लेकिन ऑर्गेनिक इन्होंने मिक्स किया है। मेरे क्लासरूम के बच्चों के लिए बड़ा आसान है, कोई टफ वाली बात नहीं है। सबसे पहले पिरिडिन का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो बच्चों पिरिडिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इस स्ट्रक्चर को डिटेल में अगर बनाओ तो 1 2 3 नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाया, 1 2 3 4 ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। सबसे पहले तो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? तो सिग्मा हाइड्रोजन के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 सिग्मा है। कितने सिग्मा है? 11। ठीक है साहब। पाई बॉन्ड कितने हैं? तो 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड है। और लोन पेयर कितना है? तो लोन पेयर सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के पास है, यानी 1 लोन पेयर है। आंसर जाएगा बेटा 2। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 2023 का नीट का पेपर डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 60 तक मंडल सर ने करा दिया है, आगे डिस्कस मैं करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन इज। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? देखिए, एक है हमारे पास फ्लोरीन, नाइट्रोजन, सोडियम एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये सब जो है, देखिए इन सब के नियरेस्ट में नोबल गैस कौन सा है? सबके नियरेस्ट में है नियॉन। ठीक है, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, फ्लोरीन का होता है 9, नाइट्रोजन का होता है 7, सोडियम का होता है 11 एंड ऑक्सीजन का 8। ठीक है, तो देखिए फ्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन ये गेन कर सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करता है तो ये हो जाएगा आपका F-। नाइट्रोजन यहाँ पे क्या कर सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो ये बन जाएगा नाइट्रोजन -3। सोडियम क्या करेगा? सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये क्या हो जाएगा? सोडियम प्लस। ऑक्सीजन क्या कर सकता है? ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये बन जाएगा O2-। ठीक है, तो क्या पूछा हुआ? द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन। तो इनमें से देखिए लार्जेस्ट आयन कौन फॉर्म कर रहा है? ठीक है, ये -1, ये -3, ये +1, ये -2। लार्जेस्ट आयन कौन फॉर्म कर रहा है? नाइट्रोजन। तो आपका 61 का जाएगा 2। क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, समझ में आ गया ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। गिवन बिलो आर 2 statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Assertion A, a reaction can have 0 activation energy. ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा, ठीक है, कोई भी रिएक्शन हो उसका कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी होता है। यहाँ पे क्या लिखा है? अ रिएक्शन कैन हैव 0 एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज नॉट पॉसिबल। रीजन, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स so that their energy become equals to threshold value is called activation energy। ठीक है, तो रीज़न क्या बोल रहा है, या सेकंड जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है? कोई भी रिएक्टेंट क्या करता है? कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जिससे क्या हो सके, ये थ्रेशोल्ड जो रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू तक ये क्या हो सके? थ्रेशोल्ड वैल्यू के इक्वल हो सके। ठीक है, तो ये जो एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है इसी को बोलते हैं क्या? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो पहला जो असर्शन लिखा हुआ था, अ रिएक्शन कैन हैव 0 एक्टिवेशन एनर्जी, इज रॉन्ग। द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्शन the minimum extra amount of energy absorbed by the reactant molecules so that their energy becomes equals to threshold value। ठीक है, तो रिएक्टेंट कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जिससे उसकी एनर्जी का लेवल कितना हो जाता है? थ्रेशोल्ड के लेवल का हो जाता है, उसके बाद ही रिएक्शन पूरी हो सकती है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन पूरी होने के लिए आपको थ्रेशोल्ड का लेवल पार करना ही पड़ता है। ठीक है, और इसके लिए आपको चाहिए क्या? एक्टिवेशन एनर्जी।
ठीक है, तो रीज़न करेक्ट है। तो ऑप्शन देखते हैं, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये रॉन्ग है क्योंकि हमारा असर्शन इनकरेक्ट है। ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स, गलत। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, तो आपका आंसर जाएगा 3। समझ में आया, असर्शन गलत है, रीज़न करेक्ट है। तो ए इज़ फॉल्स एंड बट आर इज़ ट्रू, ठीक है। तो आपका 62 का चला जाएगा 3। ऑप्शंस ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट पी, ठीक है। यहाँ पे HBr की रिएक्शन हो रही है किसके साथ, ये एक अल्कोहल दिया हुआ है, ठीक है, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। अब देखिए इसकी रिएक्शन करा के देखते हैं क्या होता है। CH3 CH CH, यहाँ पे है आपका OH और यहाँ पे CH3, साथ ही साथ यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग HBr के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले जब रिएक्शन होगा तो सबसे पहले H+ अटैक करेगा और यहाँ से जो OH है, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, H+ अटैक करेगा। H+ जैसे अटैक करेगा OH के फॉर्म, ये वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा -H2O। अब बनेगा क्या, देखिए CH3 CH CH बस यहाँ से OH- रिमूव हो गया एंड CH3 और यहाँ पे है CH3। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कार्ब केटायन बना है तो कार्ब केटायन रीअरेंजमेंट होगी। कार्ब केटायन रीअरेंजमेंट होगी तो यहाँ पे बनेगा नेक्स्ट स्टेप में इसका CH3। यहाँ पे देखिए हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले शिफ्ट करते हैं हाइड्रोजन, उसके बाद फिनॉल, उसके बाद एल्काइल ग्रुप, ठीक है। शिफ्टिंग का सीक्वेंस पता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा C पे पॉजिटिव और यहाँ पे CH3 एंड CH2 एंड CH3। तो ये हमारा कार्ब केटायन जो है वो सबसे स्टेबल है। अब यहाँ पे क्या अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जो क्या है Br-। अब Br- यहाँ पे अटैक करके क्या बनाएगा, CH3 Br CH3 CH2 एंड CH3। तो ये चीज़ समझ में आया। सबसे पहले क्या हुआ, H+ ने अटैक किया तो रिमूव हो गया क्या, OH H2O के फॉर्म में। देन यहाँ पे कार्ब केटायन बना, देन कार्ब केटायन बने तो कार्ब केटायन रीअरेंजमेंट भी होगा। कार्ब केटायन रीअरेंजमेंट होने के लिए हाइड्रोजन को शिफ्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल अटैक करके यहाँ पे बन गया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट, सेकेंड नहीं, थर्ड नहीं, आपका आंसर जाएगा फोर्थ, ठीक है। तो 63 के चला गया आपका फोर्थ आंसर। समझ में आया क्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। गिवन below are two statements, one is labeled as assertion and other is labeled as reason. Assertion A, in equation delta Rg is equals to minus nf and E of the cell, ठीक है। वैल्यू ऑफ डेल्टा Rg डिपेंड्स ऑन n, ठीक है। तो पहला असर्शन क्या दिया हुआ है कि डेल्टा Rg इज इक्वल्स टू माइनस nf E of the cell, ठीक है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा Rg डिपेंड्स ऑन n, तो पहला असर्शन तो करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि n पे डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि डेल्टा Rg क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसलिए ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सेल में ट्रांसफर होते हैं उस पर डिपेंड करता है। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन इन सेल रिएक्शन, ठीक है। चलिए रीजन की बात करते हैं। E of the cell is an इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा Rg इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो आपका रीजन भी करेक्ट है, ठीक है। डेल्टा Rg क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसलिए नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखते हैं ऑप्शन, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, तो ये रॉन्ग, ठीक है। स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये बोल रहा है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, नहीं। A इज फॉल्स R इज ट्रू, नहीं। बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, तो आपका आंसर चला जाएगा फोर्थ। समझ में आया, 64 का 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपने जब
क्लासरूम में जब क्लास अटेंड किया होगा तो आपको पूरे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की पूरी लिस्ट दी होगी, ठीक है। वहीं से एक छोटा सा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। आपका जो क्लासरूम का नोट्स है उसको पूरा संभाल कर रखें, ठीक है। तो फ्लैश एकेडमी का जो नोट्स है पूरे क्वेश्चन वहीं से आने हैं और वहीं से आ रहे हैं, ठीक है। ये जो हम सारी चीज़ें करा रहे हैं कई कई साल से 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, ठीक है, या P इज इक्वल टू nRT 1/V, ठीक है। P और V के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, और जो स्लोप होगा वो क्या होगा, ठीक है, टेम्परेचर, क्योंकि N और R यहाँ पे कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है, तो यहाँ पे जो भी आपके पास ग्राफ बनेगा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/V, तो P एंड 1/V के बीच में, ठीक है, ये जो भी ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले स्ट्रेट लाइन देखिए, ये और ये तो कट ही गया, ठीक है। और बायस लॉ का जो आपके पास जो ग्राफ बनता है और P और 1/V के बीच में बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस भी दी हुई है। देखिए यहाँ पे स्लोप जितना बड़ा होगा, ठीक है, टेम्परेचर भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, यहाँ से देखिए स्लोप T3 का सबसे ज़्यादा है तो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद T2, उसके बाद T1। बात ये समझ में आई, ठीक है। सबसे पहले जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है बॉयस लॉ में P और 1/V के बीच में बनता है, तो आपका पहले ही बिना सॉल्व किए आप बता सकते हो इसको, ठीक है। तो आपका आंसर चला गया फर्स्ट। ऊपर से यहाँ पे दिया, अगर आपको सिमिलर ग्राफ मिल गया और T1, T2, T3 में खेल गया तो आप कैसे पहचानोगे, तो जितना ज़्यादा स्लोप होगा T का मान उतना ही, T के वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। देखिए T3 के स्लोप सबसे ज़्यादा है तो T3 के वैल्यू सबसे ज़्यादा, तो 65 का फर्स्ट आया समझ में। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इस बार स्पेशली NTA ने मेंशन किया हुआ है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है सिलेबस में, ठीक है। पहले भी था लेकिन सिलेबस में मेंशन नहीं था, इस बार मेंशन किया हुआ है। और पूरे छत्तीसगढ़ में द फ्लैश एकेडमी एकमात्र ऐसी इंस्टीट्यूट है जिसने सिलेबस अपडेट होते ही पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा पढ़ाया है, ठीक है। बच्चों आप एक काम करना, अपना सिलेबस लेना और अपने इंस्टीट्यूट से पूछना कि इसमें ये चीज़ें जो सिलेबस में लिखी हुई क्या आपने पढ़ाया है, या आप अपने आप से पूछना क्या आपके इंस्टीट्यूट ने जो सिलेबस में जो चीज़ें लिखी हुई वो सब चीज़ें क्या आपको पढ़ाई गई है या नहीं पढ़ाई गई है, ठीक है। क्योंकि फ्लैश एकेडमी ऐसी एकेडमी है जहाँ पे NTA, CBSE, JEE, IIT उसके अकॉर्डिंग पूरी पढ़ाई, एक एक चीज़ पढ़ाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मैंने क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इन लजाइंस एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट विच गिव्स ब्लड रेड कलर विद Fe3+ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है। सबसे पहले लजाइंस टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो लजाइंस टेस्ट में क्या होता है, प्योर एंड ड्राई सोडियम लेते हैं, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं जिसमें क्या क्या प्रेजेंट हो, कार्बन प्रेजेंट हो, नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, सल्फर के बारे में बोला सल्फर भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर सल्फर प्रेजेंट नहीं होता है तो भी रिएक्शन होती है, सल्फर प्रेजेंट होता है तो भी ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाता है सोडियम NCCNS, ठीक है। उसके बाद की रिएक्शन क्या होती है, जो Fe+2 रहता है इस रिएक्शन में, उसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ कराते हैं तो ये क्या होता है, Fe+3 में ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। और Fe+3 रिएक्शन करता है किसके साथ, NaCNS के साथ, ठीक है। SCN और ब्रैकेट के ऊपर +2, इसी का कलर होता है, इसी का कलर होता है ब्लड रेड कलर, ठीक है। अगर एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे रिएक्शन कैसी होगी, Fe+3 + NaCN, यहाँ से बनेगा क्या, FeCN एंड +2, और इसका कलर होता है प्रूशियन ब्लू, ठीक है। अगर सल्फर प्रेजेंट नहीं है तो जो कलर आता है वो आता है प्रूशियन ब्लू, अगर सल्फर प्रेजेंट है देन आता है ब्लड रेड कलर। तो आपका आंसर चला जाएगा 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरी रिएक्शन सेम रहेगी, सल्फर प्रेजेंट रहेगा तो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। कुछ यहाँ पे क्या दिए हुए रिएक्टेंट्स दिए हुए हैं,
ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा है? ठीक है, चलिए सबसे पहला देखिए हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट क्या है सबसे पहले, Na2Cl, नीचे है बेंजीन रिंग। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सबसे पहले रिएजेंट है हमारे पास Cu2Br2 एंड HBr। ठीक है, देखिए इसकी रिएक्शन होगी तो सबसे पहले यहाँ से क्या होगा, नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा क्या, प्लस HCl, साथ में यहाँ से Br, देखिए ये H प्लस Br माइनस के फॉर्म में है, जब ये अटैक करेंगे तो यहाँ से ये HCl के फॉर्म में निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी और बनेगा क्या हमारे पास, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अब ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन आगे कराएंगे किससे, मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर से। ठीक है, मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना पॉपुलर, सबको पता रहता है। ठीक है, सबको पता है क्या बनने वाला है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम और ड्राई ईथर से जब रिएक्शन कराते हैं, साथ ही साथ H2O से इसका हाइड्रोलिसिस भी कराएंगे, देखते हैं क्या बनता है। हमारे पास यहाँ पे बनेगा MgBr और साथ में बेंजीन का रिंग। ठीक है, MgBr और साथ में बेंजीन का रिंग, और जब इससे इसका H2O से रिएक्शन कराते हैं, वाटर से रिएक्शन कराते हैं, तो हमारे पास MgBrOH प्रेसिपिटेट बनता है, साथ में साथ बनेगा क्या, और यहाँ से H जुड़ जाएगा तो पूरा बेंजीन का रिंग। समझ में आया? तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा चला गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए फिर से एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ। ठीक है, हमारे पास ये रिएक्टेंट दिए हुए हैं जिसकी रिएक्शन Cu2Br2/HBr से रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाएगा और HCl का फॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ बनेगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, तो ब्रोमोबेंजीन आगे Mg एंड ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, MgBr बेंजीन। ठीक है, उसके बाद जब इसकी रिएक्शन H2O से कराते हैं तो यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और बनेगा MgBrOH और बेंजीन का रिंग। समझ में आया? ठीक है, चलिए तो आपका आंसर चला जाएगा फर्स्ट। 68, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, चलिए, एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, क्या ये करेक्ट है? ठीक है, कोई भी एटम है उसमें फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.10939 इंटू 10⁻³ kg। सही है क्या? करेक्ट है। ठीक है, हम लोग क्या लिखते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम, और किलोग्राम में लिखेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑल द आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। ठीक है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, मजाक चल रहा है क्या? बताइए, न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, तो उन्हीं को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, ये हो जाएगा गलत। ठीक है, आगे देखते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्ड्स द एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, तो डाल्टन ने क्या बोला था, कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, या कोई भी मैटर है, उसका अल्टीमेट पार्टिकल एटम होता है। ठीक है, तो आपका आंसर चल जाएगा, क्या पूछा है, करेक्ट। करेक्ट है बी, सी एंड ई। देखते हैं, सी डी ई नहीं, ए ई नहीं, बी सी ई करेक्ट। ठीक है, ए बी सी इनकरेक्ट। तो आपका 68 का चला जाएगा 3। इजी क्वेश्चन। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। आगे देखते हैं, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 2 एलिमेंट्स A and B. The element B forms cubic close packing structure. Solid state, बहुत मेहनत से पढ़ाया था मैंने ये चैप्टर और सिलेबस से हट गया। ठीक है, श्रद्धांजलि देते हैं इस चैप्टर को, आगे बढ़ते हैं। A unit formed by the attachment of the base to first 1 degree position of sugar is known as nucleoside. तो आपको पता है DNA और RNA में कौन सा शुगर होता है, राइबोस शुगर। राइबोस होता है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। ठीक है, तो उसका जो राइबोस शुगर है, ठीक है, इसके जो फर्स्ट पोजीशन पे बेस ऐड करते हैं,
जब बेस इसमें ऐड होता है 1 डिग्री पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट कार्बन पे, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड में क्या ऐड करेंगे? जब हम लोग ऐड करते हैं फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, जब फास्फोरिक एसिड ऐड करते हैं कौन से पोजीशन पे? 5th पोजीशन पे, तो इसको बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स में मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोग को। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ अ बेस टू फर्स्ट पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फास्फोरस एसिड एट 5th पोजीशन ऑफ शुगर मोइटी वी गेट न्यूक्लियोटाइड। फास्फोरस एसिड नहीं, फास्फोरिक एसिड, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, फास्फोरिक एसिड ये होना चाहिए H3PO4, और फास्फोरस एसिड क्या होता है? H3PO3, जो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन पढ़ते हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। नहीं, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, तो आपका 70 का चला जाएगा सेकंड। आया समझ में? इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द अमॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑन पॉलीमराइजेशन प्रोड्यूसेस नियोप्रीन? नियोप्रीन का, ठीक है, मोनोमर कौन होता है? क्लोरोप्रीन। बहुत मेहनत से पढ़ाया था श्रद्धांजलि। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस से हट गया है, अभी पॉलीमर चैप्टर है। टेकिंग स्टेबिलिटी एज द फैक्टर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप? ठीक है, तो देखिए ये सब कौन सी फैमिली है? ये है बोरॉन फैमिली। ठीक है, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या लग जाता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने से यहाँ पे जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होता है मोर स्टेबल। ठीक, और ऊपर की तरफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मोर स्टेबल। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या दिखा हुआ है? इंडेनियम I3, सबसे फर्स्ट ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे है I3 और INI। यहाँ पे देखिए इंडेनियम +3 इज मोर स्टेबल देन इंडेनियम +1 बोला गया है। ठीक है, लेकिन ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो +1 ऑक्सीडेशन मोर स्टेबल रहेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। बात समझ में आया? ऊपर से नीचे आएंगे तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल रहेगा। क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड देखते रहे। AlCl और AlCl3। यहां पे देखिए Al+1 एंड Al+3 कौन ज्यादा स्टेबल रहेगा? ठीक है, स्टेबल तो रहेगा Al+3, क्योंकि ऊपर के एलिमेंट्स में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल रह रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है? Al+1 को ज़्यादा स्टेबल बताएगा, जो कि इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे है क्या? TLI इज मोर स्टेबल देन TLI3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टेलुरियम प्लस इज मोर स्टेबल देन टेलुरियम +3 बोला गया है। ऊपर से नीचे आने पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए टेलुरियम +3 में है, जिसको मोर स्टेबल दिखाया गया, टेलुरियम +1 जो कि इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आपका 72 का जाएगा 3। इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, भगवान की कृपा से मैं यही चैप्टर नेक्स्ट पढ़ाने वाला था उस टाइम पे, पहले सिलेबस से हटा दिए। ठीक है, श्रद्धांजलि वैसे ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? चलिए देखते हैं नॉट करेक्ट। ये हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड का क्वेश्चन है, जो कि सिलेबस से हट चुका है, लेकिन कुछ बॉन्डिंग की बात की हुई है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। हाइड्रोजन इज यूज्ड टू रिड्यूस्ड हैवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल्स। ठीक है, नॉट करेक्ट पूछा है। फर्स्ट वाला देखो, हाइड्रोजन का यूज जो हैवी मेटल ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि पैलेडियम वगैरह या Fe2O3 आयरन के ऑक्साइड से इनको क्या करता है? रिड्यूस करता है। कौन? हाइड्रोजन। ठीक है, तो फर्स्ट इज करेक्ट। हैवी वाटर इज यूज्ड टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जहां पे हाइपर कंजुगेशन वगैरह, जहां पे अल्फा हाइड्रोजन जहां पे काउंट किया जाता है। ठीक है, तो हैवी वाटर इसको बोलते हैं
D2O और एक होता है नॉर्मल वाटर H2O, ठीक है। तो जो D2O होता है उसके रिएक्शन मैकेनिज्म के स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, ठीक है। तो सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। हाइड्रोजन इज यूज्ड टू मेक सैचुरेटेड फैट फ्रॉम ऑयल्स, ठीक है। ये एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, जो ऑयल होता है, ठीक है, इसका क्या करते हैं, हाइड्रोजनाइजेशन, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। हाइड्रोजन इज यूज टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल्स, ठीक है। हैवी मेटल ऑक्साइड बोलने के मतलब जैसे आयरन का ऑक्साइड है, इसको हाइड्रोजन के मदद से इसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड ऑप्शन, हैवी वाटर इज यूज टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। आपने देखा होगा जनरली हमने हाइड्रोलिसिस करने के लिए H2O लेते हैं, कहीं कहीं रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी करने के लिए D2O भी लिया जाता है। D2O यही तो क्या है, यही तो हैवी वाटर है, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या है, आइसोटोप ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं हैवी वाटर। तो इसका यूज कभी कभी करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी करने के लिए। तो ऑप्शन 2 इज ऑल्सो करेक्ट। हाइड्रोजन इज यूज टू मेक सैचुरेटेड फैट फ्रॉम ऑयल्स, ठीक है। जो नकली घी मिलता है ना, ठीक है, जो ऑयल से बना होता है, वनस्पति घी बोलते हैं या वनस्पति तेलों से बना हुआ, ऐसा टाइप से ऐड सुना होगा। तो जो ऑयल होता है, ठीक है, जो अनसैचुरेटेड ऑयल होता है, इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं और इसको चेंज करते हैं किसमें, फैट्स में, ठीक है। वो भी कैसा, सैचुरेटेड फैट्स ये होता है, ठीक है। इसी को नकली घी बोला जाता है, बोलते हैं हेल्दी है, खाओ फिर हार्ट अटैक आ जाता है, ये वही वाला घी है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, द हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज लोवेस्ट एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या बोल रहा है, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब कोई भी बॉन्ड है दो एटम्स के बीच, उनको तोड़ने के लिए जो हमको एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन की जब बात करते हैं, H2 की बात करते हैं, यहाँ पे जो बॉन्ड है वो 1s एंड 1s ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के बीच है, 1s एंड 1s, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग का जो मात्रा है, जो क्वांटिटी ओवरलैपिंग है वो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे लोवेस्ट तो नहीं हो सकता, ठीक है, लो हो सकता है, लोवेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ओवरलैपिंग ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वो लोवेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1s ओवरलैपिंग है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होती है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन रिड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल दैट आर मोर एक्टिव देन आयरन, ठीक है। तो हाइड्रोजन वही मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करता है जो लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। मोर रिएक्टिव जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनमें ये क्या करता है, काम नहीं करता, ठीक है, ये खुद ही उनसे रिएक्शन कर जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी एंड ई इज इनकरेक्ट, और जो इनकरेक्ट है वही करेक्ट है, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। ऑप्शन डी एंड ई, बी डी डी आपका 74 का आंसर जाएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आया ना, ठीक है। द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स दैट विल इंक्लूड, ठीक है। तो सर ने आपको इनऑर्गेनिक का डोज नंबर 8 में बताया था वीक मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, जिसमें आपने लंदन बॉन्ड, जिसमें आपने लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, किजोमी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और डीवे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डायपोल डायपोल फोर्स है, हाँ इंक्लूडेड है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस है, इंक्लूडेड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्लूडेड है, डिस्पर्सन फोर्स ये भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इन तीन ही बॉन्ड के अलग अलग ये टाइप्स हैं या उनके टाइप्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स दैट विल इंक्लूड डायपोल डायपोल फोर्सेस, यस, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यस, कोवेलेंट बॉन्ड, नो, एंड डिस्पर्सल फोर्स, यस, ठीक है, डिस्पर्जन फोर्स, यस। तो आपका ऑप्शन चला जाएगा ए, बी,
सी ई, तो देखते हैं ए बी सी डी नहीं, ए बी सी ई, आपका ऑप्शन चला जाएगा 2। ठीक है, ये डोज नंबर 8 में हमने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमॉन्ग्स द विच ऑप्शन विच amongst the given option which of the following molecule ions acts as a Lewis acid। ठीक है, तो लुईस एसिड होने के लिए क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, और लुईस बेस होने के लिए क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, तो इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपका पास H2O, तो यहाँ पे ऑप्शन के पास लोन पेयर है, ये एक्ट करेगा एज अ लुईस बेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड देखते हैं BF3। ठीक है, इसके पास क्या होता है, बोरॉन, बोरॉन फैमिली है, 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये बॉन्डिंग करता है तो इसके पास एक p ऑर्बिटल खाली रहता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल रहता है, जिसके वजह से ये एक्ट करता है एज अ लुईस एसिड। यहाँ पे OH के पास लोन पेयर है, यहाँ पे NH3 के पास लोन पेयर है, लोन पेयर होने की वजह से फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये क्या होते हैं, लुईस बेस, और सेकंड होते हैं लुईस एसिड। ठीक है, क्यों, क्योंकि बोरॉन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन इज। ठीक है, देखिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी दिया हुआ है, CaCO3 से को जब हीट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है, CaO प्लस CO2, और CO2 का हमने क्या पूछा हुआ है, वेट पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए इसका वेट दिया हुआ है 20 ग्राम, बट ये प्योर नहीं है, इसमें सिर्फ 20% CaCO3 है। ठीक है, चलो इसका वेट निकाल लेते हैं। वेट निकालते हैं 20/100 इंटू 20, ये 20 ग्राम का प्योर 20% प्योर है, ये निकालने का फॉर्मूला है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0 से 0 0 से 0, ये आ गया 4 ग्राम। ठीक है, हमारे पास CaCO3 है 4 ग्राम एंड CO2 का वेट निकालना है। ठीक है, चलिए इनका वो फिर से लिख रहा हूँ मैं, CaCO3 से CaO प्लस CO2, ये दिया हुआ है प्योरेस्ट फॉर्म में 4 ग्राम, एंड ये इसका वेट निकालना है। स्टाइकोमेट्री रेशियो 1:1। ठीक है, चलिए इसका वेट पूछा है, वेट पूछा रहता है तो किससे इंटू करते हैं, ट्रिक याद है ना। ठीक है, चलिए CO2 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 44 एंड CaCO3 का 100। ठीक है, जब वेट पूछ रहा था तो मॉलिक्यूलर वेट से इंटू करते हैं। ठीक है, ये देके वो पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए नीचे ले आइए, 144/100 इंटू, ठीक है, ये देके ये पूछ रहा है, नीचे ला, नीचे लाए, इंटू कर, यही तेरा आंसर है। अगर मैंने अभी जो बोला वो चीज़ समझ नहीं आया है तो अभी आप YouTube पे जाइए, द फ्लैश एकेडमी सर्च कीजिए, और वहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट का पूरे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप ये ट्रिक देख सकते हैं। ठीक है, इस ट्रिक से बनाने से आपका टाइम बचता है। जो क्वेश्चन 2 से 5 मिनट में बनेगा वो यहाँ पे 10 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। ये देख के वो पूछ रहा है, नीचे ला, इंटू कर, यही तेरा आंसर है। चलिए सॉल्व करते हैं आगे, सॉल्व करने पे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, 4 4 जार 6, 4 4 जार 6 एंड 1 7, 176/100, आंसर चला जाएगा 1.76 ग्राम। तो आपका 77 का चला जाएगा फर्स्ट। आए समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। द रिलेशन बिटवीन NM क्या है, द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर L इज। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और L के बीच में जो एजीमुथल क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर है उसके बीच में एक रिलेशन होता है 2L+1। ठीक है, ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के और एजीमुथल क्वांटम नंबर के बीच में रिलेशन हो। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। चलो L की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2L इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, L इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1/2। देखते हैं ये वाला रिलेशन दिख रहा है क्या, हाँ ये देखो, ठीक है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1/2, आपका 78 का चला जाएगा 4, ठीक है। इस रिलेशन से यहाँ तक निकाल सकते हो आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, द स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ इज मोर देन Cu+ सॉल्ट इन एक्वस सोल्यूशन ड्यू टू, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, Cu+2 इज मोर स्टेबल देन Cu+ ड्यू टू, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ये क्या हो रहा है, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन, नहीं एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन नहीं होगा। सेकेंड है हाइड्रेशन एनर्जी, तो यहाँ Cu+ को जब H2O में डालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे Cu+2 एक्वस बनता है और क्या रिलीज करता है, हाइड्रेशन एनर्जी। तो जो जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है उतना ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो Cu को Cu+2 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। और Cu से Cu+2 जब H2O में मिक्स करते हैं तो वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है और Cu+2 एक्वस का फॉर्मेशन करता है। तो आपका क्या जाएगा आंसर सेकेंड, हाइड्रेशन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8080, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। ऑल एंजाइम्स दैट यूटिलाइज ATP इन फास्फोरस ट्रांसफर रिक्वायर्स कैल्शियम एज अ कोफैक्टर, ठीक है। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यहाँ पे आपका कोबाल्ट एंड जिंक यूज होता है, ठीक है। द बोन इन ह्यूमन बॉडी इज एन इनर्ट एंड अनचेंजिंग सब्सटेंस, ठीक है। तो जो बोन होता है वो क्या होता है, एन इनर्ट एंड अनचेंजिंग सब्सटेंस। रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में हमारी बॉडी काम करती है, वहाँ पे कैल्शियम वो रिलीज करती है, ठीक है। और कुछ बोन मैरोज वगैरह बनाते हैं, तो अनचेंजिंग सब्सटेंस कैसे हो गया, ठीक है। वैसे बायोलॉजी का पोर्शन है प्लस, ठीक है। जो हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस उसमें एस ब्लॉक केमिस्ट्री में है, जो कि सिलेबस से हट गया है, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो इसको श्रद्धांजलि दे सकता हूँ, ठीक है, पर थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। Mg plays the role in neuromuscular function and interneuromuscular transition, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। तो जो न्यूरोमस्कुलर फंक्शन एंड इंटरन्यूरो ट्रांसमिशन में कौन वर्क करता है, मैग्नीशियम वर्क नहीं करता है, उसमें क्लोरीन सोडियम ये सब वर्क करते हैं, ठीक है। द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन द ह्यूमन बॉडी इज एस्टिमेटेड टू 0.2 to 0.3 ग्राम, ठीक है। तो आप जब NCERT देखेंगे, एस ब्लॉक केमिस्ट्री खोलेंगे, वैसे तो सिलेबस से हट गया है, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, डिस्कशन चालू हो गया इसीलिए, ठीक है। आप छोड़ सकते हैं ये वाला, तो उसमें लिखा हुआ है हमारी बॉडी को डेली नीड रहती है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की 200 मिलीग्राम टू 300 मिलीग्राम। मिलीग्राम टू 300 मिलीग्राम जिसको ग्राम में चेंज करने पे 0.2 ग्राम एंड 0.3 ग्राम आता है। तो आपका आंसर चला जाएगा फोर्थ, ठीक है। करेक्ट बोल रहा है, यही करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का धांसू क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, कई साल से करा रहे थे, 2023 में आ गया था। जो बच्चे कॉपी अच्छे से पढ़े थे वो 2023 में सेलेक्ट होकर कॉलेज चले गए, ठीक है। इस साल के बच्चों, ठीक है, कॉपी अच्छे से संभाल लेना बस, और कहीं से क्वेश्चन नहीं आने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी अमाइन एज द प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, CH3 CN, इसकी रिएक्शन LiAl लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं, एंड सेकेंड रिएजेंट है इसमें H3+, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा देखिए, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, और रिएजेंट लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड H3O+, तो क्या होगा, सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक देखो, मल्टीपल बॉन्ड से ब्रेक होगा, तो एक को मिलेगा पॉजिटिव, एक को नेगेटिव। कार्बन को पॉजिटिव मिलेगा या नाइट्रोजन को नेगेटिव, मतलब जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। मोर इन पे नेगेटिव चार्ज, मोर स्टेबल, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे H3O+ है, मतलब क्या हो रहा है, एसिडिक हाइड्रेशन, तो इसको हाइड्रोजन मिलेगा, इसको
ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड कर दो, ठीक है। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, दूसरा बॉन्ड ब्रेक करो, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। और तीसरा बॉन्ड ब्रेक मत करना, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 एंड NH2 बन गया क्या, प्राइमरी अमाइन। क्या पूछा है, प्राइमरी अमाइन नहीं बनता है पूछ रहे, फर्स्ट में बन रहा है। सेकंड देखते हैं, CH3 N ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे सेम रिएजेंट है, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सेकंड बॉन्ड ब्रेक करेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्या बना मेरे पास, CH3 NH2 एंड CH2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास प्राइमरी अमाइन नहीं बन गया, सेकेंडरी अमाइन बन गया, ठीक है। और क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी अमाइन एज द प्रोडक्ट, आपका ऑप्शन चला जाएगा सेकंड। समझ में आया, ठीक है। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन समझ में आता है ना, ठीक है। नाइट्रोजन जितने कार्बन से ऐड होता है डायरेक्टली, उसको उसका क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन बोलते हैं, ठीक है। इधर देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे कार्बन से डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री अमाइन या प्राइमरी अमाइन। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 कार्बन से ऐड है, इसको बोलेंगे 2 डिग्री अमाइन या सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, नॉट प्राइमरी अमाइन, तो आपका ये सेकंड वाला सेकेंडरी अमाइन दे रहा है, इसलिए आंसर जाएगा सेकंड। आगे बढ़ते हैं, बाकी दोनों आप कर लेना, ठीक है। द गिवन कंपाउंड ये दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, इज एग्जांपल ऑफ एराइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड या बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर बेंजीन रिंग से कोई डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं एराइल हैलाइड, ठीक है। अगर कोई एलाइलिक कार्बन से जुड़ा है तो उसको एलाइलिक हैलाइड, और कोई विनाइलिक कार्बन से जुड़ा है तो उसको विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। और कोई बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है तो उसको बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ पे जो हैलोजन है, ठीक है, वो कहाँ जुड़ा हुआ है, एलाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, डबल सिंगल डबल, तो एलाइलिक कार्बन से जुड़ा होने की वजह से ये हो जाएगा एलाइलिक हैलाइड। पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने कार्बन को पहचाना और नाम दे दिया। आगे बढ़ते हैं, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। क्वेश्चन नंबर 83, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। फॉलोइंग रिएक्शन को कंप्लीट करना है। ये रिएक्शन में क्या दिया हुआ है हमारे पास, डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन HCN से करा रहे हैं, तो यहाँ पे बन रहा है, दिखा भी हुआ है, ठीक है। यहाँ पे CN एंड OH ये बना, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन, मेन रिएक्शन यही बताना है कि इसकी रिएक्शन जब कंसनट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं तो क्या होता है। देखिए जब कंसनट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड हो जाएगा, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हो जाएगा। तो एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यहाँ से H+ रिमूव कर लेगा और यहाँ से H+ और यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रिएक्शन करा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये दोनों रिएक्शन एक साथ होते हैं, लेकिन मैं एक एक करके बता रहा हूँ आपको। तो रिएक्शन कैसी होगी, यहाँ पे बनेगा CN, यहाँ से OH रिमूव होगा और यहाँ से H+, ठीक है। इसको बोलते हैं 1-2 एलिमिनेशन। 1-2 एलिमिनेशन, एलिमिनेशन वाले रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 में मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा, बनेगा क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड साइनाइड, ठीक है। यहाँ से H+, यहाँ से OH-, प्लस माइनस के बीच में बॉन्डिंग हो गया, ठीक है। अब आगे इसकी रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ CN, ठीक है। तो यहाँ पे जब कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको देंगे H+ और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको देंगे OH-, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बनेगा ठीक है, पहला बॉन्ड ब्रेक, ठीक है, इसको देंगे OH, इसको देंगे H। दूसरा बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसको देंगे OH, इसको देंगे H। तीसरा बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसको देंगे OH, इसको देंगे H। तो हमारे पास क्या बन गया, नेक्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ COH OH OH प्लस बना NH3। अब आपको पता है एक ही कार्बन पे एक से ज़्यादा OH होते हैं तो वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे ये H2O रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या,
यहाँ पे बचेगा COOH, COOH, ठीक है। आपका कौन सा ऑप्शन, और साथ में यहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना आप लोग। यहाँ पे डबल बॉन्ड आया था, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, देखते कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। फर्स्ट नहीं, सेकंड एल्डिहाइड नहीं, अल्कोहल नहीं, थर्ड 83 का 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज, ठीक है। अब देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, दो टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक होता है होमोलेप्टिक, दूसरा होता है हेटेरोलेप्टिक। होमोलेप्टिक वो कंपाउंड होते हैं जिसमें एक ही टाइप का लिगेंड होता है, और हेटेरोलेप्टिक वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। काफ़ी थक गए हूँ आज, ठीक है, पहले सुबह से लेकर क्लास चल रही थी, उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग, तो बहुत ज़्यादा भूख भी लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा, ठीक है, थकान लग रहा है। चलिए फिर भी करते हैं, ठीक है। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज, तो देखो जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होमोलेप्टिक, दूसरे होते हैं हेटेरोलेप्टिक। तो होमोलेप्टिक में एक ही टाइप का लिगेंड होता है, हेटेरोलेप्टिक में मोर देन वन टाइप के लिगेंड्स होते हैं। तो सबसे पहला देखेंगे डाई अमाइन क्लोराइडो नाइट्रो एंड प्लेटिनम, ठीक है। यहाँ पे देखो 3, डाई अमाइन एक लिगेंड, क्लोराइडो दूसरा लिगेंड, नाइट्रो तीसरा लिगेंड, 3 लिगेंड है, ये हेटेरोलेप्टिक है। पेंटा अमाइन, अमाइन दिख रहा है, पेंटा अमाइन कार्बोनेटो, ठीक है, 2 यहाँ पे लिगेंड दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 लिगेंड दिख रहे हैं, इसलिए ये क्या है, ये भी हेटेरोलेप्टिक है। ट्राई अमाइन ट्राई एक्वा, ठीक है, यहाँ पे 2 लिगेंड है, अमाइन एंड एक्वा, इसलिए ये भी हेटेरोलेप्टिक है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक यहाँ पे देखिए पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट, तो फोर्थ ऑप्शन में सिर्फ ऑक्सिलेट लिगेंड है, तो आपका आंसर चला जाएगा 84 का 4th। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वेट ऑफ 2 moles ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन बाय हीटिंग सोडियम इथेनोएट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या कंपाउंड दिया हुआ है, सोडियम इथेनोएट। सोडियम इथेनोएट क्या होता है, CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड। अगर इसमें इसकी रिएक्शन करा दें हम लोग NaCl से, तो बनेगा क्या, CH3COONA, यही सोडियम इथेनेट है, साथ में बन जाएगा HCl, ठीक है। सोडियम इथेनोएट को क्या करेंगे, हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इनकी प्रेजेंस में जब इसको हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ से CO2 रिमूव हो जाएगा, अब बनेगा क्या, CH4, ठीक है। ये तो 1 मोल के लिए है, कितना मोल दिया हुआ है, 2 moles ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहा है, इसको 2 मोल लेंगे तो ये भी 2 moles बनेगा, ठीक है। तो 2CH4 जो बना है इसका मॉलिक्यूलर वेट बताओ, ठीक है। कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 4 हाइड्रोजन का, 4 + 12 16 × 2 32, तो आपका 85 का चला जाएगा 32। इस तरह से सेक्शन ए कंप्लीट। सेक्शन बी को कंप्लीट करेंगे 6 बजे के बाद, ठीक है। मिलते हैं आगे। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।